नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं आधुनिक काल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज इसमें हम छायावाद के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर छायावाद के समय काल की बात करें तो ये समय काल कौन सा है? सन 1918 से 1936 ईस्वी का जो समय काल है ये छायावाद का समय माना जाता है। हिंदी में अगर बात करें तो सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से जो प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी उसमें 1920 ईस्वी में एक लेख लिखा जिसका नाम था हिंदी में छायावाद। इस लेख को 4 किश्तों में इस पत्रिका में प्रकाशित करवाया था। यही कारण है कि मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति या पहला प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। सन 1920 ईस्वी में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया है, जिसमें सुशीला देवी है, हरिकिशोर बाबू है, चित्रकार रामनरेश जोशी तथा सुमित्रा नंदन पंत है। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो सुशील कुमार ने सरस्वती पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक लेख प्रकाशित करवाया जो कि संवादात्मक रूप से लिखा गया, और इसमें जो संवाद है वो किसके हैं? 4 लोगों के हैं, जिसमें सुशीला देवी हैं, हरिकिशोर बाबू हैं, चित्रकार रामनरेश जोशी है और इसके साथ साथ सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। छायावाद की अगर परिभाषाओं की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन मानकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। देखिए, ये जो पहला अर्थ है ये भाव से जुड़ा हुआ है और जो दूसरा अर्थ है ये कला से जुड़ा हुआ है, यानी तरीका, पद्धति, तरीका, शैली, यानी कविता लिखने का जो विशेष तरीका है वो भी छायावाद शब्द के का प्रयोग माना गया है। और दूसरा क्या है? रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ पर आत्मा परमात्मा अपने प्रियतम को आलंबन मानकर बहुत ही चित्रात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए अपने प्रेम के भावों को अभिव्यक्त किया गया है। तो 2 तरह से छायावाद शब्द का प्रयोग माना जाता है या किया गया है। नंद दुलारे वाजपेयी जी क्या कहते हैं कि मानव अथवा प्रकृति में सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं कि मानव और प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य, सूक्ष्म क्या है? जो भीतर का सौंदर्य है, जहाँ पर आध्यात्मिकता आ जाती है, आत्मा परमात्मा का जो प्रेम आ जाता है, तो उसी को सर्वमान्य व्याख्या ये स्वीकार करते हैं। जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें तो जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया या जाना जाने लगा। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। यहाँ पर अगर इन्होंने छायावाद माना तो वो किसको माना? स्वयं जो बातें या जो भाव अनुभव किए जाते हैं और उसको जब अभिव्यक्ति दे देते हैं तो वो क्या है? छायावाद है। ऐसा कौन मानते हैं? जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा की अगर बात करें तो छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन क्या है? सर्वात्मवाद को ये मानती हैं। और महादेवी वर्मा छायावाद के 4 आधार स्तंभों में अपना एक विशेष स्थान रखती हैं। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र की अगर बात करें तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल जो सांसारिक वस्तुएं हैं, सूक्ष्म क्या है? जो आध्यात्मिकता है, आत्मा परमात्मा का जो भाव है या जो सूक्ष्म मन के भाव हैं, उनका आपस में जो विद्रोह है वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण भी है। यानी जो स्थूल सौंदर्य है, जो बाहरी सौंदर्य है, उसके प्रति भीतरी सौंदर्य का विद्रोह है। डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवादिता और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ये इसको संसार के जो हमारे समाज में
जो झूठी दिखावटी नैतिकता का भाव है, जो रूढ़िवादी विचारधारा है, या जो सामंती प्रथा हमारे यहाँ चल रही है, उनके प्रति विद्रोह का भाव मानते हैं। परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान से हुआ था, इसीलिए उसके साथ मध्य वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। जो रामविलास शर्मा है, ये इसको समाज की कुरीतियों का उद्घाटन मानते हैं, या उनके प्रति जो विद्रोह का भाव है वो इसे स्वीकार करते हैं। ये कौन मानते हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा मानते हैं। उसके बाद अगर बात करें डॉक्टर नामवर सिंह की, तो ये क्या कहते हैं? ये छायावाद की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा भी मानी जाती है। ये मानते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी प्राधीनता से। तो इनकी परिभाषा में दो बातें हैं। एक तो क्या है? पुरानी जो हमारी रूढ़िवादिता है उससे मुक्ति, और दूसरा विदेशी जो हमारी प्राधीनता है, हमारी जो गुलामी है, उससे मुक्ति। इसीलिए ये राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है। उसके बाद डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की अगर बात करें तो वह यानी छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। तो ये जो अपना विचार रख रहे हैं, यहाँ पर ये मानते हैं कि ये शक्ति काव्य है और इसी के कारण पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप भी यही है। अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर यह समृद्ध करता है, यानी इसके अर्थ में गहराई है। उसके बाद छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाए, इसके बारे में अगर विचार करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इन्होंने माना है, ये कौन है? अपना विचार देने वाले हैं, प्रस्तोता है। ये कौन किसको मानते हैं? ये मानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे कौन है? छायावाद के प्रवर्तक हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी मानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत इस काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। ईला चंद्र जोशी तथा अन्य विद्वानों ने जयशंकर प्रसाद को इसका प्रवर्तक स्वीकार किया है। छायावादी कवियों की अगर बात करें तो इसमें चतुष्टय में अगर देखें, यानी जो चार चौकड़ी के रूप में जाने जाते हैं, चार स्तंभों के रूप में जाने जाते हैं, उसमें कौन है? जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा है। इसके साथ साथ छायावाद की अगर बृहत्त्रयी की बात करें तो यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश कौन कौन है? ब्रह्मा यहाँ जयशंकर प्रसाद को माना गया है, विष्णु सुमित्रा नंदन पंत को, और महेश किसको माना गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगर लघुत्तरी की बात करें यहाँ पर तो वहाँ महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा को स्वीकार किया गया है। छायावाद की लघुत्तरी, त्रयी यानी तीन लघु यानी छोटे रूप में जो तिकड़ी बनती है वो कौन है? महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। जयशंकर प्रसाद के जीवन वृत्त के बारे में जानना यहाँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बात कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इनके जन्म की बात करें तो 1889 से 1937 इनका मृत्यु काल है। माता पिता की बात करें तो देवी प्रसाद इनके पिता हैं और मुन्नी देवी इनकी माता का नाम है। गुरु इनके मोहिनी लाल हैं। बाल्य नाम या उपनाम झारखंडी या कलाधर के नाम से ये जाने जाते हैं। कलाधर के नाम से इन्होंने रचनाएं भी की है। इनकी महत्वपूर्ण जो काव्य कृतियां हैं उसमें सबसे पहले उर्वशी जो 1919 ईस्वी में लिखी गई, वन मिलन 1909 में लिखी गई, उर्वशी भी 1909 में लिखी गई, वन मिलन 1909 में, प्रेम राज्य 1909 में, अयोध्या का उद्धार 1910 में, शोकाश्वास 1910 में, ब्रभुवाहन 1911 में, कानन कुसुम 1913 में, प्रेम पथक 1914 में। महाराणा का महत्व देखें तो ये कब लिखा गया? 1914 में। उसके बाद है चित्राधार जिसका समयकाल 1918 है। 1918 में ही झरना का प्रकाशन हुआ जिससे कि छायावाद का आगमन माना जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचना है आंसू 1925 ईस्वी में। लहर ये गीति काव्य का उत्कृष्ट नमूना माना गया है जिसका समयकाल है 1933 ईस्वी। कामायनी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, महाकाव्य है जो कि 1935 ईस्वी में लिखा गया। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक है, 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर के नाम से इन्होंने इसका प्रकाशन करवाया था। ये आप जरूर ध्यान में रखें। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात है, 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई और झरना में ये संकलित है। कौन सी है? प्रथम प्रभात है।
जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना कौन सी है? उर्वशी है और ये एक चंपू काव्य है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? कानन कुसुम। ये भी आप जरूर ध्यान में रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये जयशंकर प्रसाद से जुड़े हुए। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। आज इतना ही, बाकी कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।